आज रियल टॉक थेरेपी पे मेरे साथ हैं डॉक्टर संगीता जी, जो किसी भी इंट्रोडक्शन या ये नाम आज मोहताज नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन का। और जैसा कि आप सबको पता है, रियल टॉक थेरेपी एक प्रोग्राम है जिस जिस चीज को डिप्रेशन या जो रूटीन की प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जिसको लेकर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उसको लेकर ये द रियल टॉक थेरेपी प्रोग्राम चलाया गया है। मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं, फिलहाल लंदन में रहते हैं। हरियाणा में बहुत ही बड़े लेवल पर समाज सेवा और सामाजिक कार्य इन्होंने किए हैं। और ये वो शख्स हैं जिनको मैं बहुत पर्सनली जानता हूं। इनकी लाइफ में अप एंड डाउन सभी तरह के ग्राफ्स मैंने देखे हैं, क्योंकि सोशल वर्क से मेरा भी पुराना नाता रहा है। सेल्फ मेड वुमन, अगर मैं मेरी लाइफ में इस लेवल तक कोई अगर सक्सेस है तो वन एंड ओनली संगीता जी हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। संगीता जी, द रियल टॉक थेरेपी जो प्रोग्राम है, ये उन यंगस्टर्स के लिए हमने डिजाइन किया है जो छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटे फेलियर्स को लेकर लाइफ में डिप्रेशन में जाना, सुसाइड तक जी के जी डिसीजन ले बिल्कुल। लेना। और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपकी लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन्स, सब तरह की चीजें, उनसे फिर अपने आप को रिकवर करना। तो जो आज हमारी यंग जनरेशन है जी उनके लिए कोई एक ऐसी स्टोरी, आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंस या कोई एक ऐसा हीरा जिसने आपको इतना डीपली हर्ट किया हो कि आप डिप्रेशन के शिकार हुए हो, और उससे फिर रिकवरी कैसे की हो? क्योंकि जब कोई अपने लेवल पर या अपनी मेहनत से जी इस लेवल पर जाता है कि पेरेंट्स और रिलेटिव सब उसको एग्जाम्पल मानते हैं, तो उसकी लाइफ में भी ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जी। तो उससे आपने कैसे रिकवरी की और कैसा वो इंसिडेंस रहा? डॉक्टर कुलबीर, मैं बहुत मतलब ब्लंटली तरीके से, मैं वैसे तो बोलती रही हूँ, आपको पता है, पंचायतों में, और मतलब मैं बड़े प्राउडली उसके साथ कहूंगी कि मैं हरियाणा की पहली महिला रही हूँ जिन्होंने पंचायत की अध्यक्षता की थी। और मतलब लाखों की भीड़ में बोलती हूँ, समाज का चेहरा हूँ। मेरी कम्युनिटी में मुझे जो इज्जत मान सम्मान एक महिला होने के नाते मुझे दिया है, लेकिन वो जो दिया है वो भी मैंने अपनी मेहनत से लिया है उन लोगों से, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों को बोलना चाहिए ऐसे मुद्दों पे। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन लोग बोलते नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी, और आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी, ताकि आज तक मैंने डिस्कस नहीं की अपनी पर्सनल लाइफ, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए, आपको भी पता चले। तो मेरी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी वो 2012 में हुई थी, 2012 की बात है। और वो चरखी दादरी से थे हस्बैंड मेरे, और उनकी फैमिली भी, और दिल्ली में सेटल थे। हम लोग जैसे गुड़गांव में रहे तो गुड़गांव में सेटल थे उस टाइम पे। अरेंज मैरिज धूमधाम से दोनों फैमिलीज ने की। कुछ समय के बाद हम दोनों साथ रहते थे, बड़ा प्यार था, प्रेम था, आज भी है, इज्जत है, आज भी उनकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी फैमिली की बहुत इज्जत करती हूँ मैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो मेंटल लेवल है वो मैच नहीं होता। तो मैंने और मेरे जो एक्स फैमिली है, हमारा कभी कोई लड़ाई झगड़ा तनाव पुलिस केस कोर्ट केस नहीं हुआ। हालांकि जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुई हूँ या जिस स्टेट से मैं आती हूँ, वहां पे डोरी आम है, झूठे एलिगेशन लगाना आम है, टॉर्चर करना आम है, लोगों को गालियां देना आम है, आप झूठे केस में ससुराल वालों को फंसा दो आम है, पति पत्नी की नहीं बनती तो कई बार मायके वाले भी पुश करते हैं कि नहीं केस ठोक दो, केस कर दो, ऐसे ऐसे होता है। हरियाणा में नॉर्मल है, मतलब चाहे किसी को बुरा लगे, बट नॉर्मल है, सच्चे झूठे केस चलते हैं। तो लेकिन मैंने मतलब मेरी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी डिफेंस में थे, तो हमने डिस्कस किया घर में कि जब दो बच्चों की हमारी दोनों की नहीं बन रही है तो भैया प्यार से अलग हो जाओ। हमने कोई कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैंने उनको मैसेज किया कि जी मेरे को तलाक चाहिए और मैं नहीं रह सकती। तो बड़े अच्छे इंसान थे लेकिन सीधे थे। तो उनका मानना ये था उस टाइम पर, ये बहुत गहरी बात है जो मैं आपको बताऊंगी, कि बड़ा जो स्लैंग है मुझे आज भी किक करता है, तो कहीं चली जाना दुनिया तुझे मेरे नाम से ही पहचानेगी। लाइक यू डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, यू वोंट मेक एनी आइडेंटिटी। तो अपने दम पे कुछ है ही नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तो
मुझे बड़ा फील हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना नहीं कमाती थी, मतलब बहुत कम मेरी सैलरी थी। हालांकि आई वाज वर्किंग दैट टाइम, मैं कॉर्पोरेट में अच्छे लेवल पे थी, लेकिन इतना नहीं था जितना उनके पास, वो काफी ठीक थे। तो जी मैं अलग हो गई। अलग होने के बाद हम कोर्ट में गए। मुझे आज भी याद है, द्वारका कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट में हमारा डाइवोर्स हुआ। दिलबाग पुनिया जी जज होते थे उस टाइम पे। हाँ, मैं बिल्कुल नाम के साथ कहूंगी, मुझे आज भी उनका नाम याद है। और मेरा फर्स्ट मोशन था, जैसे म्यूचुअल कंसेंट में जब डाइवोर्स लेते तो दो मोशन होते, तो मेरा फर्स्ट मोशन था। तो इट वाज एवरीथिंग वाज लाइक रिटन इन द एग्रीमेंट की कोई हमने लेन देन नहीं किया, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने ना उन पे मेंटेनेंस का केस किया, ना मुझे उनसे कोई प्रॉपर्टी मैंने उन लोगों से ली, मैंने कुछ नहीं लिया। तो वो जो जज थे वो बड़े भाई, वो उनका काम है डेली, वो कपल ही देखते हैं। हम दोनों गए कोर्ट में कि भाई हमारी नहीं बन रही, हमारी फैमिली पे कंसेंट है। तो उन्होंने मुझे पूछा बेटा क्या चाहिए आपको? मैं कहा जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं उस टाइम पे भी ऐसी, मतलब मेरे अंदर एक झील थी कुछ करने की, कि भाई इनको कुछ चाहिए तो मोर दे देंगे। तो मैंने बड़े मुस्कुरा के कहा कि जी मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, चौधरी साहब को कुछ चाहिए तो बता देंगे। मैंने ये बोल दिया। तो वो मुझे ऐसे देख रहे, वो साधन संपन्न इंसान है काफी काफी मतलब अच्छा हिसाब किताब था उनका, उनको भी कुछ नहीं चाहिए था। तो अलग हो गए। तो जब मेरा सेकंड मोशन था तो उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा अब क्या करते हो? तो मैंने कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे ग्लोबल ग्रुप में थी मैं उस टाइम पे। मैंने कहा कि मैं जॉब करती हूँ, ये मेरी डेजिग्नेशन है, और अच्छे लेवल पे थी मैं। तो कहते कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला, मतलब तेरे को सोचना चाहिए कि तेरी बीवी इतनी खुददार है, पढ़ी लिखी है, साधन संपन्न है, और आज के जमाने में मैंने ऐसा आज तक केस नहीं देखा। बोला मेरी एंटायर जुडिशरी में, हिस्ट्री में, मेरे को इतने साल की मेरी जो सर्विस में, मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी कि आपके पास इतना पावर है, पैसा है, सब कुछ, और इसने अपने एलुमनाई के लिए, इसने अपने हक के लिए कोई केस आपके ऊपर नहीं किया। एंड शी इज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, मतलब यू शुड अप्रिशिएट। तो उन्होंने हालांकि वो स्माइल करके चले गए। तो लेकिन वो जो उनकी बात थी ना, तो जिंदगी में कहीं चली जाएगी, कुछ नहीं बन पाएगी। मैं वहां से निकली कुलबीर जी, मैंने स्ट्रगल किया। मैं उस टाइम पे रेंट पे रहती थी, आई वाज नॉट हैविंग एनीथिंग, मेरी खुद का प्रॉपर्टी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं थी उस टाइम जमाने में मेरे पास। 2012 की बात है, 12-13 की। मैं निकली जी। फिर मैंने पहले खुद को एक, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, अटैच होते हो, और आपका वो रिश्ता टूटता है, आपने एक थाली में रोटी खाई है, घर में आप किसी के साथ रहते हो, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी होती है। तो मेरा वेट उस टाइम पे, आज भी अगर वो पुराने फोटो में आप लोगों को दिखाऊं तो 118 किलो वेट हो गया था डिप्रेशन की वजह से। उसके बाद मैं 13, 14, 15 में मैंने अपना 13, 14 में मैंने शुरू कर दिया था, अपने एनजीओ बनाया मैंने, डिजिटल ग्राम के नाम से। मैंने सोशल लाइफ स्टार्ट किया, मैंने पॉलिटिकल, मतलब एनालिस्ट थी मैं, मतलब मैं पढ़ी लिखी, मतलब इतनी थी कि मेरा एक शार्प विजन था लाइफ में कि अपने लोगों को कैसे अपलिफ्ट करना है। मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन जब भी मैं समाज में जाती थी ना, तो हमारी जो सोसाइटी है, जो वो स्टीरियोटाइप, जो मेंटालिटी है, वो मैंने आज तक मैं फेस कर रही हूँ। तलाक क्यों हुआ, बच्चे क्यों नहीं हुए, बहुत सारे औरतें सोशल मीडिया पे ट्रोल करती थी, बांझ है यार तो इसका तलाक हो गया, मतलब ऐसी बातें मुझे फेस करनी पड़ी। पंचायतों में जाती थी, अच्छा कित ब्याह रखी थी, हस्बैंड केक रहे हैं, तो मतलब मुझे बुरा लगता था। मैं एक पढ़ी लिखी साधन संपन्न महिला हूँ, इतने विदेशों में ट्रेवल कर चुकी हूँ, उस टाइम तक मैं उस लेवल पे आ चुकी थी कि मेरा अपना बिजनेस डेवलप हो चुका था, और मैं 30-40 देशों में घूम चुकी थी उस जमाने में, मतलब 16-17 की बात बता रही हूँ तब तक। लेकिन 16 में, 17 में, 18 की जो टाइम है, उस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग, इवन मैं कई बार तो कहती हूँ शायद हरियाणा की मैं पहली लड़की थी जिसने सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, ट्रोलिंग फेस की। और इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई कि मुझे गालियां देते थे लोग। क्यों देते थे? क्योंकि मैं मुद्दों पे बोलती थी। मेरी कोई पर्सनल किसी से कभी कोई खुंदक नहीं है इस दुनिया में, ना कभी लड़ाई झगड़े, ना मेरी पर्सनल कोई लेन देन लोगों से, लेकिन मुझे ट्रोल किया, मुझे धमकियां मिलती थी क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दों पे बोलती। मैंने डोरी के ऊपर बोला, मैंने जो खाप में ऑनर किलिंग है उसके ऊपर बोला, तो मैंने आरक्षण को लेके बोला, मैंने कम्युनल वायलेंस के गवर्नमेंट की रोक, मैंने दुनिया भर के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं मैं बोलूंगी तुम वो। लेकिन मैं जब बात आपने की ना रियल टॉक इस मुद्दे पे आ रही हूँ, मैंने ये जो अपनी जर्नी इसलिए बताई कि आप कितने भी सक्षम हो जाते हो, रात में अकेले बैठ के आप रोते हो, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, और इमोशनल होना कोई क्राइम नहीं है। अगर मैं सेंसिटिव हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो मैं रोऊंगी अगर मुझे कोई ट्रोल करेगा।
ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बोल्ड हूँ और मैं बहुत पावरफुल थी या मेरे पास सिक्योरिटी है, पैसा है, पावर है, तंत्र मंत्र यंत्र सब थे हरियाणा में भाई। एक लोगों के हिसाब से भी, और मैं खुद भी कह सकती हूँ कि मैं बहुत साधन संपन्न औरत हूँ आज के दिन, लेकिन हूं तो औरत ना। लास्ट में आके मैं घर में आके रोती थी, मुझे डिप्रेशन होता था। मैं बिल्कुल प्राउडली कहती हूँ, रोती क्यों थी कि मेरा कोई कसूर नहीं। क्या इन्होंने मेरा फर्टिलिटी टेस्ट करवाया? भाई मैं मान जुया नहीं हूँ, कितनी बड़ी बात है। को पहली बात तो ये कितना अशेम्ड है, और एक सोसाइटी के ऊपर एक मतलब कितना मैं ये कहूँ कितने टॉक्सिक बातें सोसाइटी में लोग करते हैं कि एक औरत का अगर डाइवोर्स हो गया तो आप ऐसे बोल रहे हो क्योंकि मैं हैवी वेट हूँ। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि जब दो लोग पर्सनली अलग होते हैं, यू शुड नॉट ट्रोल। और इवन नॉट ओनली आम आदमी, पॉलिटिकल लोग भी स्टेटमेंट देते थे, बोला अपना घर तो बसाया नहीं, समाज में बसाने चल लगी। लेकिन मैंने वो सब किया, और वो करने के बाद मेरे ख्याल से 7-8 साल आज भी मेरे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, या जो मेरे समाज के लीडर हैं, या मेरे हरियाणा के जो ठीक ठाक लोग हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि आज भी जिस समाज को इसने लीड किया और जिस समाज के लिए मैंने किया, वहां शायद अब भी कोई नहीं है। लेकिन मैं डरी नहीं लोगों से, मैं बोलती रही। मैं उस टाइम पे भी मैं लड़ती थी फेसबुक पे, आपने भी नोटिस किया होगा, आज से 6-7 साल पहले जब लोग मुझे ट्रोल करते थे, मैं उनको जवाब देती थी, भाई बता एविडेंस लेके आ, क्या गलत है। तो मैं डरती नहीं थी, मैं बोलती थी मुद्दों पे। लेकिन मुझे दुख होता था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ, व्हाई पीपल आर ट्रोलिंग मी, इवन अननोन पीपल आर ट्रोलिंग मी, जो लोग मुझे जानते ही नहीं है, जिनको मेरे हस्बैंड का आज तक नाम नहीं पता, मेरा नाम नहीं पता, मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पता, मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। अनजान से लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मेरे को गालियां दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, पेड आईटी सेल है लोगों की। तो वो चीजें होती है, और ये मेरे ख्याल से मेरे अकेले के साथ नहीं, लोगों के साथ होता था। फिर उसके बाद मैंने कैसे रिकवर किया मैं आपको बता दूं। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में अच्छे लोग आए। अच्छे लोग कैसे है, मैंने अच्छे लोगों की छटनी की। पहले मैं क्या था, एक भीड़ का हिस्सा थी। मेरी सराउंडिंग में ना एक भीड़ होती थी, और मुझे सब अपने दिखते थे। मान लो आप दिखे, अच्छा ये भाई साहब बहुत अच्छे, ये बहन जी बहुत अच्छी है, ये दादाजी बहुत अच्छे, ये ताऊ जी बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी ऐसी थी। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि हमारे चारों तरफ स्वार्थी लोग कितने हैं। आपके पावर को कितने लोग सलाम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी को कितना लोग सलाम कर रहे हैं, आपके पैसे को कितने लोग सलाम कर रहे हैं, आपकी कामयाबी को कितने लोग सलाम कर रहे हैं, वो आपके अपने लोग नहीं होते हैं। मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू किया, मैंने अपने वेट पे कंट्रोल किया, और मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया। अभी मैं बहुत ज्यादा फिट तो नहीं हूं, लेकिन हाँ आई एम ट्राइंग। मैंने 30 किलो वेट अपना कम किया, 30 किलो वेट में आराम से कम किया मैंने। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब मिलती है, भले वो कामयाब नहीं है। गांव के लोगों से बात करती थी, गांव के मेरे दोस्त थे, लड़के भी थे, लड़की भी थी, ताऊ ताई भी थे, जो देसी आदमी है। वो देसी आदमी वो जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ उनको बस ये प्यारा हमारी छोरी है, हमारी छोरी बहुत बढ़िया है। तो आपको जिन लोगों से पॉजिटिव वाइब मिले उनके साथ रहो हमेशा। एक तो मैंने ये सीखा। दूसरा मैंने ये सीखा, एक बहुत बड़ा लेसन, मुझे मेरे बहुत अच्छे मित्र है मैक्सिम तरार है, मतलब ही इज द ओनली पर्सन, मतलब लाइक इन द हरियाणा, इवन आई मेट हिम ऑन द सोशल मीडिया। मतलब बहुत साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। हमेशा एक बात कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, हमेशा बोलते हैं। वो बहुत अच्छे राइटर हैं, हमेशा कहते हैं मुझे, मतलब संगीता एक बात हमेशा याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे। बोला लोग तो कहेंगे, बोला तू गंदा करेगी तो भी गालियां मिलनी है, अच्छा करेगी तो भी गालियां मिलनी है, लोगों की छोड़ दो। और वो दिन, आज का दिन मैंने लोग छोड़ दिए। मैं लोगों के बारे में डिस्कस ही नहीं करती पिछले 5-6 साल से। कोई मेरे सामने आके भी ये कहता ना फलाना न्यू होगा, भाई टाइम ही नहीं है। मुद्दा क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या करंट टॉपिक है ये बताओ, इकोनॉमी कहाँ चलेगी, इन्फ्लेशन कहाँ है, मार्केट कहाँ चल रही है, पॉलिटिकल चीजें क्या, सोशल चीजें क्या, या मेरा इंटरेस्ट जिन चीजों में। आज गाना कौन सा अच्छा आया, मान लो मेरा फेवरेट सिंगर है ढांडा न्योली वाला, तो आज ढांडे ने कौन सा गाना गाया है, राइट। तो मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है, वेब सीरीज कौन सी आई है, मुझे बैडमिंटन खेलना है तो भाई कितने बजे जाना, मुझे अपने क्लब जाना है तो कितने बजे जाना, आई डोंट केयर। एंड आई ऑलवेज राइट, आई गिव द डैम फक टू दिस बड़ी सोसाइटी। सोसाइटी आपको टैग नहीं दे सकती। पहली बात तो हम सोसाइटी है। कोई आपसे ये पूछे ना, आपके बच्चों से पूछे तुम कौन हो, वी आर सोसाइटी। हमें देखना हम सोसाइटी कैसे बनाएंगे। दोज पीपल आर नॉट सोसाइटी की वो आपको हर बात पे ट्रोल कर रहे हैं, जिनको हर चीज में खुंदक निकालने, वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं होती। सोसाइटी वो है जो हम बनाएंगे लोगों के लिए। आप दूसरों की को चुगलियां कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनकी नाकामयाबी पे हंस रहे हो, मदद उनकी करते नहीं। आप एक चीज बताओ कुलवीर जी, आपका बुरा वक्त चल रहा है, मान लो आपको बहुत बुरा वक्त आ गया, क्या आपकी कोई हेल्प करेगा आज के दिन? नहीं, कोई
आप बता दीजिए, जब कोई आपकी हेल्प नहीं करता आपके बुरे वक्त में, आप अगर आपका जब पर्सनल लॉस होता है, आपका इमोशनल लॉस होता है, मेंटली लॉस होता है, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, और आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। एक दो दोस्त होते हैं, एक ही दो दोस्त होते हैं, तो वो दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं, और वही है आपका जीवन, वही है, वही जिंदगी का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, आपसे द रियल टॉक थेरेपी पे बात करने का मेन मकसद यही था कि आपने बहुत अच्छी बात निकाल के दी। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी प्रॉब्लम्स की मेन जड़ सोसाइटी है। बिल्कुल है। और जो आपने बताया कि हम सोसाइटी से नहीं है, सोसाइटी हमसे है। तो जो आज की यंग जनरेशन जो इस वीडियो को देख रही है, उनके लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि सोसाइटी से या थर्ड चैनल से कभी भी अपने आप को परेशान ना किया जाए, या अपने आप को डिप्रेशन में एटलीस्ट उनकी वजह से तो ना डाला जाए। और जब भी लाइफ में कभी डाउनफॉल आया, आपने बिजनेस किया, आज आप एक सक्सेसफुल वुमेन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सक्सेसफुल हैं। तो जो कॉलेज पास आउट है या फिर अभी स्कूल गोइंग है, वो अपने करियर को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर काफी इनसिक्योर फील करते हैं, या फिर ग्रेड्स को लेकर वो परेशान हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? कुलबीर जी देखो, मैं अपना एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। मैंने 2011 में MBA की थी, और मैं 2020 में लंदन स्टूडेंट वीजा पे गई हूँ। वहां जाके मैंने बिजनेस वीजा कन्वर्ट किया है। वहां पे जाने के बाद 9 साल के गैप के बाद मैं गई, इवन विद 1 डाइवोर्स केस, विद सोसाइटी टैग एंड विद लॉट ऑफ ट्रोलर्स। और उससे पहले एक बार मेरे ऊपर हमला भी हुआ था, सबको पता है, हरियाणा में कुछ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। इतने सारे मेंटल लॉस के साथ इस उम्र में जाके, आई वाज 34 दैट टाइम, आई टुक स्टूडेंट वीजा, और मैं स्टूडेंट वीजा लेके लंदन गई। लंदन जाके मैंने अपना बिजनेस सेटल किया, और आज मैं बहुत घमंड है मुझे अपने आप पे। मैं बिल्कुल, लोग बल्कि कहते घमंड एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ अकेली औरत ने, लंदन में मेरा ऑफिस है, कनाडा में, अमेरिका में, 3-4 कंट्री में काम चल रहा है, इंडिया में था ही पहले से ही। हजारों बच्चे मेरे थ्रू बाहर जा चुके हैं, मेरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम है, मैं NHS कंसल्टेंट हूँ, इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे काम मैं कर रही हूँ। अभी रिसेंटली दुबई में ऑफिस ओपन किया है। विद इन द 3-4 ईयर जो मेरी प्रोग्रेस है, उससे पहले भी मेरा बिजनेस था, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे आज है। तो आदमी को है ना, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, वक्त है ना, वक्त भी उसी का साथ देता है जो हिम्मत करता है। एक चीज और है, जो आपने बहुत बड़ी बात की, जो ये लोग सुसाइड करते हैं, देखो लोग सुसाइड नहीं करते, सोसाइटी सुसाइड करवा देती है ताने मार मार के। आप एक बात याद रखो, हमारे भी बच्चे हैं घर में, हमारी भी बेटियां हैं, ग्रेड है ना, ग्रेड डिसाइड नहीं करती आपकी कामयाबी क्या है। मैं मेरिट केस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा लोग, मेरे बच्चे जब मेरे से काउंसलिंग लेते, मैडम 90% नहीं आए, अभी MBBS के स्टूडेंट है, मैडम नीट में ये रैंक आया है ना, UCAT में इतना रैंक आया। मैं बच्चों को एक बात बोलती हूँ, MBBS कोई जिंदगी का आखिरी सत्य नहीं है। आपका MBBS में नहीं होगा चलेगा, BSc बायोटेक्नोलॉजी कर लो, है ना, आप BSc बायोमेडिकल साइंस कर लो, कोई जरूरी नहीं है आपको MBBS करना। आप डेंटल में चले जाओ, आप फिजियोथेरेपी में चले जाओ, आप सोनोग्राफी में चले जाओ, देयर आर लॉट ऑफ डोमेन, बाद में जाके कुछ MD में कर लेना। तो लाइफ में ना डिग्री तय नहीं करेगी आपकी कामयाबी कहाँ है। डिग्री सिर्फ ना एक पैरामीटर है, एक एलिजिबल क्राइटेरिया है वहां पहुंचने के लिए। तो ये जो रैंक है ना, जो रैंक है, ये रैंक तो बच्चे, मैं बहुत बच्चों की काउंसलिंग, मैं खुद भी काउंसलिंग करती हूँ जो डिप्रेशन के बच्चे, उनको कहती हूँ भाई डिप्रेशन में नहीं जाना है। मैं खुद, हमारे घर में हमारी बेटी है, मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी है, हमारी बेटी मैथ में वीक है। मैं बड़े चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, हमारी बेटी मैथ में वीक है। डेली मेरे घर में इस बात पे क्लेश होता है मैथ। मैं एक बात कहती हूँ, मैथ बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है मैथ। मैं उसको कहती हूँ स्किल्स होनी चाहिए बच्चे में। आपके एक सब्जेक्ट में अगर कम नंबर आए हैं, एक सब्जेक्ट में कम नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी कर लो, हिंदी अच्छी कर लो, है ना, साइंस अच्छा कर लो, GK अच्छा कर लो, भैया हर चीज का स्कोप है। तो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। उन बच्चों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं है। और देखो सोसाइटी, मैंने आपको बता ही दिया, सोसाइटी को छोड़ दो। पास हो जाओगे तो भी मिठाई मम्मी पापा खिलाएंगे, फेल हो जाओगे तो भी मम्मी पापा समझाएंगे, पड़ोसी नहीं खिलाएंगे आके। एक और क्वेश्चन जो को बहुत मदद करेगा, अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए तो वो अपने आप को ओवरकम कैसे करे? क्योंकि आपने जो आपका पर्सनल लाइफ शेयर किया, जो लोग अपने आप को बताने से भी डरते हैं, आपने कैमरा को वो चीज बताई है, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है इसके लिए।
तो आपने जब वो आपका डिप्रेशन वाला फेज था, उससे ओवरकम कैसे किया, उससे फाइट कैसे किया, आप इसके बारे में बताइए। कुलबीर जी देखो, जब डिप्रेशन होता है ना, मैं बड़ा खुल के बोलती हूँ, इंडिया में ना हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन मैं पता नहीं बचपन से ऐसी हूँ कि मैं छिपाती नहीं हूँ चीजें। मुझे जब डिप्रेशन हुआ था तो मुझे एंजाइटी होती थी, मतलब मैं शिवरिंग करती थी, भूख, मुझे ना भूख नहीं लगती थी, भूख या तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी या बहुत कम भूख मुझे लगती थी। और मैं सडनली कभी बहुत हंसती थी, कभी बहुत रोती थी, मेरे मूड स्विंग्स होते थे, मेरा वेट बढ़ने लग रहा था। तो आई हैड कंसल्टेशन ऑल्सो, मैंने कंसल्टेशन लिया, और कंसल्टेशन के साथ साथ मैंने मेडिसिन पे तो मुझे नहीं डाला, क्योंकि मुझे बहुत माइल्ड डिप्रेशन था, कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं, टॉक्सिक नहीं थी चीजें कि मैं कुछ कर लूंगी। हाँ, मैं बहुत मजबूत कौम में पैदा हुई हूँ, और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, मैं ऐसे खानदान की लड़की हूँ कि मुझे कभी सुसाइडल थॉट्स मेरे मन में नहीं आए। मैं मरने मारने की कगार पे मैं कभी भी नहीं पहुंची थी, तो मुझे कभी भी वो सुसाइडल थॉट्स नहीं आते थे। उसके बाद मैंने, हाँ, डॉक्टर से मैंने कंसल्टेशन किया, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इसके 2-3 ही उपाय हैं। एक तो हंसना, आपकी सराउंडिंग में आपके दोस्त कैसे हो, आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। आप किस आदमी के साथ उठते हो, किस कौन आपकी फ्रेंड्स है, किस सोसाइटी में आप बैठते हो। सबसे पहले तो अपनी संगत बदल लो। जो लोग आपको, जो चीजें आपको ट्रिगर करे, उन चीजों को छोड़ दो। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोले, या जिन लोगों के साथ आपको नेगेटिव वाइब है, उन लोगों को छोड़ दो। आप अगर नाकामयाब हो, अपने आप में इतनी हिम्मत लेके आओ कि आप कम खुशियों के साथ जी लोगे, कम पैसे के साथ गुजारा कर लोगे। अगर किसी के पास ओडी है तो मन में ये मत लाओ कि मेरे पास ओडी होनी चाहिए। आपको वहीं से एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपका भी खुद का एक वजूद है, आपका भी खुद का एक वजूद है। हरियाणा में ना बहुत पेट डायलॉग है, हालांकि हम हिंदी में बात करें, लेकिन हरियाणवी में कहीं भी ना रुकूंगी नहीं, और मेरा तो वो फेवरेट डायलॉग है कि जेठ के भरोसे छोरी पैदा ना करी। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि जेठ के भरोसे छोरी पैदा ना करी। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने दम पे जीना है। आपको अड़ोसी पड़ोसी, यार, रिश्तेदार, मित्र, पति, औरत की अपना एक वजूद होना चाहिए। लड़का है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपका नाम आपके पिता से, आपके भाई से, आपके पति से, आपके बच्चों से नहीं है। यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी। आपको जिंदगी में करना क्या, पहले तो ये समझ लो। इसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। तो संगत बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको जो चीज पसंद है वो काम करो। अगर मान लो, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह रही हूँ, आपको जो काम पसंद है वो काम करो। आपको घूमने जाना, आप जाओ। आपको दोस्त बनाने, आप बनाओ। आपको क्लब जाके म्यूजिक सुनना, आप डांस करो, खूब डांस करो, खूब डांस करो, जब तक आपका स्ट्रेस रिलीज ना हो जाए। दुनिया कहेगी ये वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है, वो ऐसे कर रहा है, दुनिया की नहीं सुननी है आपको। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको फॉलो करनी है। तीसरा, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे में ध्यान क्या देते हैं, आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा करो, योगा बहुत अच्छा है। लेकिन हम जैसे किसान है, हमारी जो कम्युनिटी है, वहां पे योगा यागा इतने कोई वो नहीं देते। अपने घर में काम करो। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन आपकी संगत है। मैं देखो, मेरा डिप्रेशन कैसे ओवरकम हुआ, मेरी संगत की वजह से हुआ। मैं जिन लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, जो मेरी क्लास है, मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, मेंटेन योर क्लास, मेंटेन योर क्लास इज एन ऑरा। मैं ऑलवेज, इवन मैंने 15 बार ये लाइन लिखी है, मेंटेन योर क्लास। आपके दोस्त कैसे हों, आपके पड़ोसी कैसे हों, आपका बॉयफ्रेंड है तो वो कैसा हो, आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो कैसे हो, आपका पति कैसा हो, आपके आपके मतलब आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा हो, आपके कलीग्स कैसे हो, आपको किन लोगों के साथ काम करना, आपको किस इंडस्ट्री में काम करना है, कहाँ आपको बिजनेस करना है। पैसे के लिए जमीर नहीं मारना है। बहुत सारे लोग इसलिए भी डिप्रेशन में होते हैं कि आपके पास टैलेंट, आपका एजुकेशन कंसल्टेंट बनना था, लेकिन आप चले गए कहीं आईटी में काम करने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब तक वो नहीं, आप खुद अंदर से फील नहीं करोगे। जबरदस्ती की जिंदगी जियोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे। जबरदस्ती के रिश्तों में आप खुश नहीं रह पाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है चीजों को ओवरकम करने के लिए। आपके अनुसार अगर लाइफ में कुछ भी हम जबरदस्ती करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, हम हाँ, का शिकार होंगे। हाँ, आप जबरदस्ती करोगे तो बिल्कुल हो जाओगे। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन जी। इस यूनिवर्स में, इस प्लेनेट पे सबसे प्यारी चीज है तो जिंदगी है। जिंदगी, बिल्कुल। और जैसी आप आज के दिन जिंदगी जी रहे हैं, टचवुड नजर ना लगे, लोगों का सपना रहता है वैसी जिंदगी जीने का। बिल्कुल, तो आज कह सकते हो। हाँ, तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं इस चीज का, उनको आप, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन किस तरह पूछना चाहिए, बट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ
कैसे बताएंगे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो जिंदगी को देनी है? देखो कुलबीर जी, ये ना बहुत वाइड टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है। मेरा मानना क्या कि मेरे जिंदगी के ना सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत है। मैं आज आपको बता दूं प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या होते हैं, उसी से आपको आपका जो क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने मेरे जिंदगी के 15-20 साल के अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मैं 16-17 साल की अपना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, छोटी सी लग गई थी कमाने, और मैं सेल्फ मेड हूँ। कॉलेज के जमाने से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, फिर जॉब के, बिजनेस के, बहुत अप एंड डाउन हुए, बहुत तरह के काम किए, बहुत तरह के बिजनेस के काम किए, जॉब की, बहुत कुछ किया लाइफ में, बड़े अनुभव लेके कामयाब हुए। मैं एक बात सबको कहती हूँ, लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी सुकून है, पीस है। आप अगर अंदर से खुश नहीं हो ना, या आपको जिस चीज में पीस मिलता है अगर वहां नहीं हो, आपके पास है 500 करोड़ रुपए रखे हैं, चाहे 100 करोड़ है, कोठी बंगले हैं, कुछ कोई मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइफ में इंपॉर्टेंस जो वो पहला पीस है। दूसरा जो है आपके अपनों की खुशी है। अपनी खुशी के लिए दुनिया मरती है, भैया तुझे क्या चाहिए, डजंट मैटर। आप जिन लोगों से प्यार करते हो वो लोग आपके खुश रहें। मान लो मैं, मेरे लिए इन माई केस आई कैन टेल यू वन थिंग, मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। इवन मैं भगवान को बाद में मानती हूँ, मैं मेरे माँ बाप को पहले मानती हूँ। मेरे इस टॉपिक पे भी मुझे बहुत ट्रोल किया गया। मेरे लिए गॉड जो है वो सुपर नेचुरल पावर्स है इन द यूनिवर्स। मैं ये मानती हूँ कि भगवान हर जगह है, वो मूर्ति पूजा में नहीं है, भगवान हर जगह है, हर चीज में। लेकिन आपके जो भगवान है वो आपके रियल में जो है वो आपके माँ बाप है। आपके माँ बाप अगर खुश नहीं है, उनकी एक उम्र के बाद अगर आप उनको प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हो, उनको दुनिया नहीं दिखा रहे हो, तो आपका जीवन व्यर्थ है। जैसे मैं काम, आप जैसे कहते हो कि आपने जैसे भी एक लाइन बोली कि आप जैसी जिंदगी लोग तरसते हैं, नो डाउट कुलबीर जी, मैं आज के दिन 70-80 देशों में ट्रेवल कर चुकी हूँ। पूरा वर्ल्ड मैंने घुमा है, लाइक कंप्लीट अमेरिका, कंप्लीट कनाडा, कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया, कंप्लीट यूरोप, कंप्लीट एशिया, कंप्लीट रशिया। शायद ऐसी कोई कंट्री ना है जहां मैं ना गई हूँ। बिजनेस क्लास में ट्रेवल करती हूँ, 7 स्टार 5 स्टार में रुकती हूँ, हर महीने मेरा इंटरनेशनल ट्रेवल है, मल्टीपल कंट्रीज में मेरे ऑफिस हैं। भगवान के आशीर्वाद से अच्छा खासा हिसाब किताब है, लेकिन उस हिसाब किताब के साथ मैं अपने माँ बाप को भी घुमाती हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स का ये कि इंटरनेशनल 2-3 ट्रिप्स हैं, उनको मैं घुमाने लेके जाऊंगी। मैं अपने माँ बाप को इस उम्र में 70 की एज में बीच पे लेके जाती हूँ, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, क्योंकि एक उम्र में आगे वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो मैं उनको वो खुशियां देती हूँ। हमारे घर में बच्चे हैं, उनको वो सारी प्रिविलेज देती है कि वो अच्छी एजुकेशन ले। भाई है, एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि भाई भाइयों में प्यार नहीं होता आज के जमाने में, बहन भाई में प्यार नहीं होता। मेरा भाई है, मैं अपने भाई को कभी भी, अपने भाई को मैंने लेट डाउन नहीं होने दिया। मेरे पास ज्यादा है तो मेरे भाई को मैंने इक्वल किया है। मेरी भाभी है, मेरी एज की है, उनको हमेशा इक्वल किया। अगर मैं अपना एक 10,000 का सूट पहनती हूँ तो 10,000 को उनका भी लेके आती हूँ। तो इक्वालिटी में बिलीव करो। आपने जो बात पूछी ना, लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या क्या, आपके सराउंडिंग के लोग आपके तरीके से आपके साथ चले। आप तो हो गए अमीर, मान लो आपने देखा होगा हरियाणा में बहुत जगह चल रहा है, एक भाई के पास तो 100 करोड़, दूसरे भाई बेचारा दूध बेच कर गुजारा कर रहा है गाँव में। तो उस धन का, उस जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर मैं अच्छी गाड़ी में चलती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छी जिंदगी, लैविश लाइफ जीती हूँ, तो मेरा परिवार भी वो जिए और मेरे परिवार में भी वो खुशियां बराबर की रही। तो ये चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन करने का मेरा मेन मकसद यही था जो आपने आंसर किया, कि आज जो विजन है लाइफ को लेकर लोगों का, वो है सिर्फ और सिर्फ मैटेरियलिस्टिक। हाँ, वो नहीं होना, आर्टिफिशियल नहीं होना, एज ग्रुप तक ये करना है, और जब वो अचीव कर लेते हैं उसके बाद उनके पास कुछ रहता ही नहीं। लेकिन जो आपने बताया कि पेरेंट्स के लिए जियो, अपने सराउंडिंग्स के लिए जियो, उसके बाद बहुत कुछ उनके पास करने के लिए रहता है, और वो इस डिप्रेशन जैसे मैं आखिरी में आपको ना कुलबीर जी, आपके चैनल के माध्यम से लास्ट में एक ही बात कहूंगी। मैं अपनी जिंदगी का जो मोटो है, मेरा मानना यह है कि मैंने बहुत पहले एक बार एक नारा दिया था कि तुम अगर सक्षम हो तभी तुम दूसरों को सक्षम करोगे। अगर आप ही कामयाब नहीं हो, आप समाज सेवा खाक करोगे। आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप दूसरों का भला कैसे करोगे। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, वो समाज में पैसे इकट्ठे करते हैं, हाँ। उनके पल्ले खुद के कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई अर्निंग नहीं है, कोई ITR नहीं भरते, कोई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज सेवा का टैग लेके घूम रहे, वो पैसे लेके घूमते, उनके पास भाड़े के पैसे नहीं होते, वो कह रहे भैया हम समाज सेवा करेंगे। नहीं, पहले खुद को कामयाब करो। जब आप कामयाब होते तो दूसरे लोगों की जाके मदद करो। यही एक्चुअल में समाज सेवा होती है, उसी में आपको ना रियल प्लेजर मिलता है, रियल खुशी उसी चीज में, तब दूसरों की हेल्प कर रहे हो। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। बाकी तो आर्टिफिशियल चीजें चल रही है, वो चलेंगी, सदा चलेंगी। ये जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल है, और तो इनको सुधरना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच सरिता जी।
जी अपना जी, कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू थैंक यू सो कुलबीर जी, मच। थैंक यू।